नमस्ते, सदावत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। आज की टॉप डिफेंस हेडलाइंस हैं। भारत का तेजस दुबई एयर शो 2021 में भाग लेने के लिए दुबई पहुंचा। HAL ने 2 तेजस ट्रेनर वेरिएंट जो कि FOC स्टैंडर्ड के हैं उन्हें बनाना किया शुरू। सागर डिफेंस ने बनाया USV-4 अनमैन्ड वेसल और स्पेक्टर UAV। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चीन ने तिब्बत में व्यापक ढांचा बनाया है, इसीलिए सेना को चाहिए कि सीमा तक चौड़ी सड़कें बनाएं। अब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर उतरेंगे लड़ाकू विमान। भारतीय होनहारों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बनाई कमाल की कंप्यूटिंग लैंग्वेज। भारत और चीन के बीच मतभेद लगातार बढ़ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है और लगातार चीन प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारत ने भी यहां पर पूरी तरीके से अपनी क्षमताओं को बढ़ा दिया है और ऐसे में जो कनेक्टिविटी की जानी है वहां तक भारत लगातार उस पर काम कर रहा है। और ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को कहा है कि चीन ने जिस तरीके से तिब्बत क्षेत्र में बड़ा निर्माण किया है और भारतीय सेना को 1962 जैसी स्थिति से बचाने के लिए किसी भी हाल में भारत चीन सीमा तक भारी वाहनों को ले जाने के लिए चौड़ी सड़कें बनाए जाने की जरूरत है। आपको बता दें कि भारत सरकार ने कहा है कि सेना को किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयार रहने की जरूरत है और हम 1962 जैसी स्थिति नहीं होने दे सकते। और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्र की रक्षा और पर्यावरण सुरक्षा के साथ साथ सभी विकास टिकाऊ और संतुलित होने चाहिए। इस दौरान कोर्ट ने इस बात पर भी ध्यान दिलाया कि कोर्ट देश की रक्षा जरूरतों का अनुमान नहीं लगा सकती है। दोस्तों, आपको बता दें कि रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण 900 किलोमीटर की परियोजना का उद्देश्य उत्तराखंड के 4 पवित्र शहरों यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करना है। यानी कि अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि सड़कें चौड़ी होनी चाहिए और संतुलित वे में होनी चाहिए, यानी कि पर्यावरण को भी नुकसान ना पहुंचे और टिकाऊ सड़कें यहां पर बननी चाहिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को भी यह बात अब लग गई है कि जिस तरीके से चाइना लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है तो भारत भी इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता है। भारतीय सेना के कमांडर चीफ ने सागर डिफेंस इंजीनियरिंग का दौरा किया। वहां पर उन्होंने USV-4 फुल्ली ऑटोनोमस अनमैन्ड सरफेस वेसल का जायजा लिया। बता दें कि इस वेसल का एंड्योरेंस टाइम 48 घंटे का है समुद्र में और ये आसानी से तटों पर डिप्लॉय की जा सकती है, जहां से ये अपने मिशन को अंजाम दे सकती है। इसके अलावा साथ ही इसका इस्तेमाल माइन काउंटर मेजर्स और एंटी सबमरीन वारफेयर ऑपरेशन में भी किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ सागर डिफेंस इंजीनियरिंग ने अपने स्पेक्टर UAV का प्रदर्शन भी किया और ये तेजी से डिप्लॉय किए जाने वाला एरियल सिस्टम है, जिसे कि हाई एंड लो एल्टीट्यूड सर्विलांस करने के लिए डिजाइन किया गया है और इसका इस्तेमाल फोटोग्राफी और सेंसर डिप्लॉयमेंट के लिए भी किया जा सकता है। दोस्तों, आपको मालूम ही है कि भारत ने अमेरिका के साथ एयर लॉन्च अनमैन्ड एरियल व्हीकल को साथ में बनाने का फैसला लिया है और अब इसी को आगे बढ़ाते हुए अमेरिका के साथ भारत ने 11वीं डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव ग्रुप मीटिंग वर्चुअली की है, जिसमें कि दोनों इस बात की ओर आगे बढ़े हैं कि दोनों देश एडवांस टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन को सुरक्षित कैसे रखेंगे। जिनमें कि सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो कि काफी कॉम्प्लेक्स है, वो है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में भारतीय वायुसेना के टॉप कमांडरों से बातचीत की। उन्होंने देश की उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं पर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। बता दें कि इस बैठक में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत और इंडियन एयरफोर्स के चीफ विवेक राम चौधरी भी मौजूद थे। अगले 3 दिनों तक होने वाली इस बैठक में चीन और पाकिस्तान के साथ लगे सीमाओं की स्थिति पर चर्चा की जाएगी। बता दें कि यह सम्मेलन ऐसे समय पर हो रहा है जब भारत और चीन के बीच LAC पर गतिरोध जारी है। भारतीय सेना की सूर्य कमान ने कहा कि केंद्रीय सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल वाई डिवनी ने अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ऑपरेशनल तैयारियों और सैनिकों की ट्रेनिंग का जायजा लिया। प्रतिकूल मौसम के बीच चुनौतीपूर्ण इलाके में ट्रेनिंग आयोजित की गई थी। बता दें कि चीन के साथ बॉर्डर पर बढ़ते विवाद के बाद भारतीय सेना हर परिस्थिति का सामना करने के लिए मुस्तैद है और LAC पर चीन से तनाव के चलते भारतीय सेना अपनी चौकसी को और ज्यादा बढ़ा रही है। बॉर्डर पर चीनी सेना की गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जा रही है। साथ ही किसी भी स्थिति से निपटने के लिए भारतीय सेना भी तैयार है। भारत यहां पर चौकसी के साथ युद्ध अभ्यास भी कर रहा है। अब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का तीसरा एक्सप्रेसवे होगा जहां से लड़ाकू विमान लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकते हैं। इससे पहले आगरा एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे पर विमान उतर चुके हैं। बता दें कि 12 नवंबर को यहां पर बनी एयर स्ट्रिप पर फाइटर प्लेन भी उतरेंगे और इसके लिए यहां पर एयर ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोलर लगा ट्रक भी खड़ा कर दिया गया है। भारतीय वायुसेना के 3 फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस स्टैंडर्ड के तेजस दुबई में लैंड कर चुके हैं, जिसमें कि वे दुबई एयर शो 2021 में हिस्सा लेंगे, जो कि 14 नवंबर से 18 नवंबर के बीच आयोजित होगा। और ये भारत के पास एक बड़ा मौका है कि वे अपने तेजस के बारे में नए कस्टमर्स को जानकारी देगा। इसके अलावा रशिया ने Su-75 को दुबई एयर शो में भेजा है और ये उसका पहला ओवरसी डेब्यू है।
जहां पर इस फाइटर जेट को प्रदर्शित किया जाएगा। आपको बता दें कि Su-75 का जो वीडियो सामने आया था उसमें यूएई को भी दिखाया गया था, जिससे कि पता चलता है कि यूएई भी एक संभावित ग्राहक हो सकता है Su-75 का। हाल ही में सामने आई एक मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि HAL ने 2 तेजस ट्रेनर एयरक्राफ्ट का निर्माण शुरू कर दिया है, जो कि इंडियन एयरफोर्स के 18 तेजस ट्रेनर ऑर्डर हैं, जो कि 2 सेपरेट डील के तहत हैं। 18 तेजस FOC स्टैंडर्ड के साथ आएंगे और इनमें भी मिड एयर रिफ्यूलिंग प्रोब होगा और ये भी अस्त्रा और IW मिसाइल को दाग सकते हैं। इसके साथ साथ ये अपने साथ 2 फिक्स्ड फ्यूल टैंकर्स भी ले जा सकते हैं, जो कि 1200 और 800 लीटर की क्षमता वाले हैं, जिससे कि ये लंबे मिशन को अंजाम दे सकता है। बता दें कि अपने सभी हार्बर और सी ट्रायल्स पूरा करने के बाद, जिसमें कि वेपन्स और सेंसर्स का ट्रायल भी शामिल था, मजगांव शिप बिल्डर ने चौथी स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन INS वेला को इंडियन नेवी को सौंप दिया है, जिससे कि भारतीय नौसेना की एंटी शिप और एंटी सबमरीन इंटेलिजेंस और सर्विलांस ऑपरेशन की क्षमता बढ़ जाएगी। और 5वीं सबमरीन का हार्बर ट्रायल शुरू हो चुका है और दिसंबर तक ये अपनी सरफेस सॉर्टीज करेगी। इसके अलावा जो 6ठी सबमरीन है वो अपनी आउटफिटिंग की एडवांस स्टेज में पहुंच चुकी है। एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के साथ DRDO और इजराइल के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने मिलकर एक इनोवेशन एग्रीमेंट पर साइन किया है, जिससे कि दोनों तरफ की जो स्टार्टअप इंडस्ट्रीज हैं वो मिलकर नेक्स्ट जनरेशन डुअल यूज टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट्स पर काम करेंगी। भारत और इजराइल ड्रोन्स, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी, फोटोनिक्स और बायोसेंसिंग के क्षेत्र में काम करेगी और इन प्रोडक्ट्स को जरूरतों के हिसाब से कस्टमाइज भी किया जा सकता है दोनों देशों के लिए। दोस्तों, भारत इनोवेशन के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है और खास करके जो युवा वर्ग के बच्चे हैं वो लगातार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम कर रहे हैं। बता दें कि महज 17 साल की उम्र में आर्य मित्र और प्रणव शर्मा ने हाई लेवल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा विकसित की है और उनकी इस उपलब्धि को IT के जो विशेषज्ञ हैं वो सराहा भी रहे हैं। छात्रों के द्वारा विकसित की गई इस नई कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की भाषा को येलो सबमरीन नाम दिया गया है। इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्क्रिप्टिंग के लिए सर्वाधिक अनुकूल और दक्ष करार दिया गया है। बता दें कि मेड इन इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्रेंडली हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। येलो सबमरीन इनिशिएटिव के संस्थापक ने बताया कि 20 लाइनों वाला लंबा चौड़ा जटिल जो कोड होता है वो महज 2 साफ सुथरी लाइनों में लिखा जा सकेगा। इसमें 10 दिन तक चलने वाले जो प्रोजेक्ट होंगे उन्हें 1 दिन में पूरा किया जा सकता है, जिससे कि कीमती समय संसाधनों की बचत होगी। यही नहीं, ये ऐसी पहली कंप्यूटर भाषा है जिसे किसी भी भाषा की टाइपोग्राफी जिसे कि कीवर्ड में लिखा जा सकता है। अब तक उपलब्ध कंप्यूटर भाषा में टाइपोग्राफी को चेंज नहीं किया जा सकता था, लेकिन इस प्रोजेक्ट में मल्टीपल टाइपोग्राफी की अनूठी सुविधा है। इसमें अंग्रेजी पर निर्भरता समाप्त हो जाएगी। इसे बनाने वाले छात्र की माने तो येलो सबमरीन का पहला संस्करण अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत टाइपोग्राफी की सुविधा के साथ जारी किया गया है। बता दें कि अब इस हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषा को जो तैयार किया गया है उसे अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा के वैज्ञानिक भी देखेंगे। आपको बता दें कि अंतरिक्ष विज्ञान भी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर निर्भर हो रहा है और नासा हमेशा से ये कहता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखें। अत्याधुनिक तकनीक के लिए कंप्यूटर भाषा का अत्याधुनिक ना होना एक चुनौती है। यही नहीं, नासा के वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर भाषा तैयार करने में संस्कृत के कारगर होने पर भी जोर दिया है। आपको बता दें कि अब इससे साइबर सिक्योरिटी, स्पीच प्रोसेसिंग, कंप्यूटर विजन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग आदि पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित तकनीकों से शोध किया जा सकता है। यानी कि भारत के इन 2 होनहार छात्रों ने येलो सबमरीन नाम की कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा को बना लिया है, जिसका फायदा आने वाले समय में देश सहित दुनिया को मिलेगा। नेपाली सेना के चीफ प्रभुराम शर्मा को भारतीय सेना के जनरल की मानक उपाधि से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति भवन में एक विशेष कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने प्रभु शर्मा को भारतीय सेना की जनरल की मानक उपाधि दी। इस मौके पर भारतीय सेना के प्रमुख जनरल MM नरवणे भी उपस्थित थे। नेपाल आर्मी चीफ 4 दिनों की भारत की यात्रा पर आए हुए हैं। इसी साल सितंबर में नेपाल सेना प्रमुख के पद पर उन्हें नियुक्त किया गया है। उन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय से युद्ध एवं रणनीति में MPhil की डिग्री भी ली है। इसके अलावा उन्होंने भारत में सेना के टेक्निकल अधिकारी की ट्रेनिंग भी ली है। भारत सरकार ने वाइस एडमिरल R हरिकुमार को नौसेना स्टाफ का अगला प्रमुख नियुक्त किया है। हरिकुमार वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ है और 30 नवंबर को अपना नया कार्यकाल संभालेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि भारतीय नौसेना के वर्तमान प्रमुख एडमिरल करमवीर सिंह 30 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे। हरिकुमार जी ने जनवरी 1983 में भारतीय नौसेना की कार्य शाखा में कमीशन लिया था। इसके अलावा उनके पास काफी बड़ा अनुभव भी है। बता दें कि उन्होंने भारतीय नौसेना के विमान वाहक पोत INS विराट की भी कमान संभाल रखी है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की अगुवाई में दिल्ली रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग के मंच पर ईरान, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान,
और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक में अफगानिस्तान के बदलते हालातों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। 8 देशों ने आम सहमति से दिल्ली घोषणा पत्र जारी किया। इन देशों ने मिलकर अफगानिस्तान की जमीन से उपजी सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने का संकल्प दोहराया। दिल्ली डायलॉग में शामिल सभी एनएसए इस बात को लेकर बेहद चिंतित दिखे कि अफगानिस्तान में बदले हालात को देखते हुए विभिन्न आतंकी संगठन अफगानिस्तान की जमीन का दुरुपयोग आतंकवाद के प्रचार प्रसार के लिए कर सकते हैं। इन देशों को आशंका है कि अफगानिस्तान में मौजूद खतरनाक अमेरिकी हथियार आतंकी संगठनों के हाथ लग सकते हैं। अफगानिस्तान से मिल रही इंटेलिजेंस सूचनाएं ये बता रही हैं कि वित्तीय संसाधनों को जुटाने के लिए विभिन्न आतंकी संगठन अफगानिस्तान से ड्रग तस्करी के धंधे को भी अपने नियंत्रण में कर रहे हैं। इन चुनौतियों के अलावा अफगानिस्तान के सभी पड़ोसी मुल्कों को ये खतरा मंडरा रहा है कि कट्टरपंथी संगठन अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद उसकी विचारधारा से प्रभावित होकर विभिन्न देशों में रेडिकलाइजेशन को बढ़ावा दे सकते हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए सभी देशों ने आम सहमति से व्यवहारिक समाधानों को अपनाने का फैसला किया है और साथ ही सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए भी समन्वय स्थापित करने की बात कही है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान और चीन इस मीटिंग में नहीं आए और ये दोनों के दोनों इसका विरोध कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।